दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशियोलॉजिकल थॉट, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन होने वाले हैं उसका एक कंप्लीट क्या होने वाला है, वन शॉट वीडियो होने वाला है। वन शॉट वीडियो में आपको कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा, यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन यूनिट फर्स्ट से। आपको ये पीडीएफ, इसकी ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, इसका जो नोट्स है कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर से आपको ज्वाइन करना है। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, समाज शास्त्र सामाजिक दर्शन में समाज शास्त्र के संक्रमण की व्याख्या करो। तो जो सामाजिक दर्शन होता है उसमें समाज शास्त्र की बारे में आपको विस्तार से बताना है कि वो क्या होता है। उसके प्रारंभिक काल से लेकर आगे के उद्भव के बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं हर चीज को। प्रारंभिक काल में समाज के अध्ययन को नैतिक व दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाता था। अगर हम समाज को शुरुआती दर्शनों की बात करें, जब कोई भी पूरी दुनिया है उसमें समाज है। आपको पहले पता है समाज बहुत बाद में उत्पन्न हुआ। पहले इंसान है वो क्या हुआ करता था, आपके सामने एक प्राणी हो गया, आपके सामने छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। जो आज के समय जो आप आधुनिक समाज देखते हो, जहाँ पे घर, परिवार, धर्म, समाज, जाति, लिंग, अलग अलग भेदभावों पे समाज बटा हुआ, उतना विस्तृत, उतना गहरा, उतना कॉम्प्लेक्स, जटिल समाज नहीं देखने को मिलता था। पहले बहुत साधारण थे कि आप जहां पर पैदा हो गए वहां पर 5-10 लोग, 15-20 लोग, जहां पर जिन जंगलों में रहते थे उसी पर क्या बन जाता था, कबीले। और अक्सर जो कबीले होते थे वो आपके सामने एक, जहां पर नदियां देखने को मिलती थी उनके किनारे, या फिर पानी का जहां पर स्रोत मिल गया, खाने पीने की आपके सामने पेड़ पौधे अच्छे हैं, शिकार अच्छे से मिल जाता, और जहां से आपको जंगलों से खाने को मिल जाते, वहीं पर लोग रहने को शुरू कर देते थे। फिर वक्त बदला और आपके सामने जो लोग हैं उन्होंने क्या, जनसंख्या बढ़ी तो लोग क्या, एक पूरे समाज का निर्माण किया। समझ में आ गए। पहले तो कबीले भी नहीं हुआ करते थे, समझ लो, पहले तो 5-10 लोग रहते थे। फिर बड़े बड़े जो कबीले होने शुरू हो गए, जहाँ पे बड़ी बड़ी हजार, जो 2-2 हजार, 5-5 हजार की जनसंख्या होनी शुरू हो गई, तो वहां से कबीलों का निर्माण होना शुरू हुआ। और वहीं से शुरुआत होती है आपके सामने धर्म की। क्यों शुरुआत होती है धर्म की? देखो, जब कबीलों ने वहां पर रहना शुरू किया तब क्या होती है भाई, खाद की, पहले तो शिकार से काम चल जाता था, लेकिन बाद में लोगों ने शिकार से इतनी ज्यादा, भाई शिकार कहां से ढूंढ के लाए, 5-10 हजार लोगों के लिए बहुत ज्यादा भोजन चाहिए, तो इंसान ने क्या करना शुरू किया, कृषि को करना, कृषि से जो खाद्य पदार्थ है उसको उगाना शुरू किया। अब खाद्य पदार्थों को उगाना शुरू किया तो तब उसे पता चला कि कभी वर्ष, अधिकतर कृषि बारिश पे डिपेंड करती थी, है ना। तो कभी वर्षा होती थी समय से, कभी बरसात नहीं होती थी समय से। तो इस चीज से बहुत ज्यादा चीजें प्रभावित हुई और उसी हिसाब से वर्षा हो गई, वायु हो गई, जो प्राकृतिक चीजें हो गई, सूर्य हो गया आपके सामने, अग्नि हो गई। इस हिसाब से सबसे पहले हर समाज में, हर जो आपके सामने जो कबीले हुआ करते थे, उसने अपने हिसाब से किसका निर्माण कर लिया, भगवान का निर्माण कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका जीवन इसी चीज पर निर्भर करता था। अच्छी बारिश हो गई तो इन, जैसे अपने इंद्र भगवान बना रखे हैं, अग्नि को मानते हैं अपन, है ना, हर भगवान का स्वरूप है। तो इसी तरीके से समाज का अध्ययन को किस चीज पे देखा जाता था, नैतिक व दार्शनिक दृष्टिकोण से, ईश्वर के रूप में, संस्कारों की नैतिकता के रूप में देखा जाता था। जिसे किस नाम से जाना जाता था, सामाजिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। भाई किस समाज में कितने, कौन से ईश्वर को मानते हैं, कैसे उनके संस्कार हैं, किस प्रकार से रहा जाता है। और इसी जो जहां पर जिस समाज शास्त्र में आप समाज की नैतिकता और दार्शनिक चीजों को अध्ययन करते हो, उसको क्या कहा जाता है, सामाजिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह अध्ययन मान्यताओं और आदर्शों पर आधारित था। तो जो शुरुआती आपके सामने जो हमारा समाज शास्त्र है वो किस पे आधारित था, आपके सामने मान्यताएं हुआ करती थी इंसान की, उस पे, और अलग अलग प्रकार के जो आदर्श हैं उस पे हुआ करता था। समझ में आ गया। समाज में धर्म ज्यादा था, नैतिकता के हिसाब से चलना, ईश्वर की पूजा करना, इन सब चीजों पर ही ज्यादातर समाज वो निर्भर करता था। किंतु 18वीं व 19वीं शताब्दी में जब विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, समझ में आ गया। पहले भी अधिकतर चीजें हैं, भारत में भी देखो, शुरुआत में वैदिक धर्म की शुरुआत होती है, फिर वैदिक धर्म से बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, फिर अपने जो खुद के धर्मों में भी आपके सामने सुधार देखने को मिलता है, भक्ति आंदोलन होता है। और उसके बाद में क्या होता है, अंग्रेज भारत में आते हैं और उन्होंने सबसे पहले किसकी बात की, विज्ञान की बात की। खैर इससे पहले भी विज्ञान हमारे भारत में देखने को मिलता था, लेकिन एक विस्तृत अध्ययन के रूप में, मतलब एक शास्त्र के रूप में नहीं देखने को मिलता था।
आज के समय आपके सामने धर्म से ज्यादा हम किसकी बात करते हैं? विज्ञान की बात करते हैं। आप खुद को देख लो, अगर आपको कोई आपके माता पिता कोई धर्म से संबंधित बात बताएंगे तो आप उसको विज्ञान तर्क के माध्यम से काटने का प्रयास करते हैं। अब आपको कोई कहते हैं कि गाय के सिंग पे अगर पृथ्वी टिकी हुई है तो क्या आप इस चीज पे विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप विज्ञान के आधार पर दिए गए तर्कों पर चीजों को क्या करोगे? सत्यापित करने का प्रयास करोगे। तब समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, और जब लोगों के जीवन में विज्ञान आया तब उस विज्ञान ने सिर्फ लोगों के जीवन में ही बदलाव नहीं किया, अध्ययन करने के तरीके में भी बदलाव किया। अब उस विज्ञान जो पहले सिर्फ दर्शन के आधार पे समाज को समझा जाता था, अब समाज को किस आधार पे समझने जाने लगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से समझ में जाने लगा। इस परिवर्तन को ही सामाजिक दर्शन से समाज शास्त्र में संक्रमण ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो जो समाज के अंदर जो समाज का अध्ययन है, उसमें जहां हम शुरुआती दौर में समाज को दर्शन व नैतिकता के आधार पर समझते हैं, और जब विज्ञान ने प्रवेश लिया तो हम उसको दार्शनिक या वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? समाज शास्त्र में के संक्रमण के नाम से जाना जाता है। समाज शास्त्र ने समाज को अनुभव, अवलोकन, सांख्यिकी, विश्लेषण और तर्क के आधार पर समझाने की दिशा दी। और अब समाज को जो आपके सामने जिस समाज को हम समझने का प्रयास करते हैं, किसके माध्यम से? वैज्ञानिक डाटा के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, भाई जो हमने जीवन में सीखा है, अवलोकन जो अलग अलग चीजों को आसपास की चीजों को जो एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, और सांख्यिकी के आधार पर और विश्लेषण के आधार पर जो हम समाज को समझने का प्रयास करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? समाज शास्त्र के एक नए अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट ने समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र व वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया, और जब समय में बदलाव आता है और अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक देखने को मिलते हैं, उसमें एक प्रमुख नाम है ऑगस्ट कॉम्ट, जिन्होंने समाज को किस रूप में समझाया? स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय के रूप में बताया। मतलब समाज क्या है? समाज शास्त्र एक स्वतंत्र, एक अलग विषय है। पहले उसको समाज शास्त्र को सामाजिक विज्ञान का कई रूपरेखा में देख लिया जाता था सभी में, लेकिन अब उसको जो ऑगस्ट कॉम्ट है, उन्होंने सबसे पहले समाज शास्त्र को स्वतंत्र व वैज्ञानिक विषय के रूप में उसको स्थापित किया। इस प्रकार समाज शास्त्र ने मूल्य निर्धारण की जगह चिंतन और तथ्यात्मक अध्ययन को अपनाया। समाज शास्त्र ने सबसे पहले मूल्यों को अपनाया और मूल्यों का निर्धारण की जगह तथ्यात्मक अध्ययन को अपनाया। और सबसे पहले जो आपके सामने समाज के अध्ययन में, समाज शास्त्र में तथ्यों के आधार पर चीजों का अध्ययन किया गया। समाज में कितने वर्ग के लोग रहते हैं, किस समाज के कितने रहते हैं, कितनी महिला है, कितने पुरुष हैं, कितनी जातियां, उनका रहन सहन कैसा है, गरीब लोग कितने, अमीर लोग कितने हैं, अमीर लोगों का खान पान कैसा है, गरीबों का कैसा, जो अलग अलग तथ्यों के आधार पर चीजों का अध्ययन कराया, और एक वैज्ञानिक अनुशासन के आधार पर चीजों का अध्ययन किया गया। तो जो समाज में मोटा मोटी अगर अपन बात करें, तो समाज शास्त्र में जो दर्शन और जो नैतिकता से आपके सामने जो अध्ययन करने का तरीका है, वो वैज्ञानिक ढंग पे बदला गया। उसी को क्या कहा जाता है? समाज शास्त्र दर्शन में संक्रमण के नाम से जाना जाता है। ट्रांजैक्शनल फेज ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है प्रबोधन। इनलाइटमेंट काल में बौद्धिकता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को बताइए। तो जो प्रबोधन इनलाइटमेंट पीरियड आया, उसमें बौद्धिकता, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रबोधन काल की बात करें, जो 18वीं सदी में यूरोप में एक ऐसा युग था जिसने तर्क, विज्ञान और मानव की स्वतंत्रता को बल दिया। तो आपके सामने यूरोप का जो एक जो इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा 18वीं शताब्दी में एक ऐसा समय आया जब 18वीं शताब्दी में आपके सामने क्या होता है? मुख्यतः यूरोप के अंदर निकल के आती है औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति आती है तो उसमें क्या होता है भाई? उद्योग उत्पन्न होते हैं तो लोगों के पास पैसा आता है, और पैसा आता है तो समय भी बचता है। क्यों? पहले अधिकतर चीजें वो कृषि पर निर्धारित हुआ करती थी, तो चीजें होने में क्या लगता था? बहुत ज्यादा समय। अब उद्योग आ गए तो काम इंसानों की जगह मशीनें करने लग गई, और जो समय उसमें बचत होने लगा। अब जब इंसान के पास समय में बचत होता है, तब वो कुछ और चीजें सोचता है। तब उसी समय निकल के आती हैं दार्शनिक विचारधाराएं। पहले भी थी, लेकिन अब बदलाव देखने को मिला।
अब क्या होने लगा, पहले जो चीजें धर्म के आधार पे चलती थी, दर्शन के आधार पे चलती थी, नैतिकता के आधार पे चलती थी, अब धीरे धीरे क्या होने लगे, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग देखने को लगे। अलग अलग प्रकार के जब समय बचा लोगों के पास, लोगों ने क्या करे, वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करने शुरू किए और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। इस औद्योगिक क्रांति ने समाज में सबसे पहले लेकर आई क्या, विज्ञान। विज्ञान ने लोगों को तर्क देना समझाया, अंधविश्वास की जगह वैज्ञानिक तर्क की बात की, और इसमें जो अलग अलग प्रकार की समाज में भी परिवर्तन देखने को मिला, इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रबोधन काल के नाम से जाना जाता है। अब इसको विस्तार से पढ़ लेंगे अपन जी। प्रबोधन काल आपके सामने 8वीं शताब्दी में यूरोप का एक ऐसा समय माना जाता है जिसने तर्क, विज्ञान और मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया। जिसने क्या क्या, तर्क की बात की, विज्ञान की बात की, और मानव की जो स्वतंत्रता है उसकी उसने बात की। बौद्धिक दृष्टि से इसने धर्म और अंधविश्वास की जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। तो मैंने बता रहा हूं ना, पहले आपके समय समाज में ज्यादातर जो बाइबल ने कह दिया, यूरोप में बाइबल ने कह दिया, भारत में आपके सामने जो गीता ने कह दिया, रामायण महाभारत ने कह दिया, मध्य एशिया में जहाँ पे कुरान ने जो कह दिया वो सही था। उन जो आपके सामने जो धार्मिक जो आपके सामने लोग होते थे जो धर्म को चलाते थे, जैसे ईसाई धर्म में पोप हो गए, अपने यहाँ पर जो भाई मंदिरों में जो पुजारी हो गए, ब्राह्मण जो लोग हो गए, या फिर और कहीं आपके साथ ईसाई धर्म में जो मौलवी हो गए, ये लोग, इनके द्वारा जो आपके सामने परंपराएं चलती थी धर्म के हिसाब से, वही सत्य होती थी। और इसमें कुछ चीजें सही होती थी, कुछ चीजें अंधविश्वास पे चलती थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में ये इन सब चीजों को दरकिनार करके अब किसकी बात की जाने लगी, वैज्ञानिक सोच की बात होने लगी, जिससे सामाजिक रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता व मानव अधिकार के विचार उभरे। और इस चीज से क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति है उसके स्वतंत्रता, उसको जो स्वतंत्रता मिलती है ना, सोचने की स्वतंत्रता मिलती है, समानता और मानव अधिकारों की बात बढ़ी। और उस समय आपके सामने फ्रांस, इटली जैसे जो राज्य, यहाँ पे क्रांति देखने को मिलती है, जहां पर किसका विरोध देखने को मिलता है, सामंतवादी जो परंपरा थी, सामंतवादी जो परंपरा होती थी, वो आपके सामने जो परंपरा है, जहां पर जो जमींदार लोग हैं वो और कुलीन वर्ग है, पैसे वाला वर्ग है, या फिर जिनके पास बहुत बड़ी जमीन थी, वो क्या करते थे, मजदूरों को दबाकर रखते थे। उस समय सबसे पहले यह विचारधारा निकल के आई कि हर व्यक्ति है, सिर्फ एक समाज वर्ग का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकार, हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्तिगत समानता होनी चाहिए, और मानव अधिकार उसके होने चाहिए। भाई आज आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंसान को अपनी कहीं पर भी खड़े होकर भाषण दे सकते हो, कहीं पर भी घूम सकते हो, कहीं पर भी खान पान कर सकते हो। ये क्या आप क्या कहते हो ना, ये तो भाई मेरे मौलिक अधिकार है। तो ये वहीं से सबसे पहले विचारधारा निकल के आई। आर्थिक रूप से औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और व्यापार में वृद्धि की, और अगर पैसे के आधार पर भी जो समाज है वो सशक्त होने लग गया। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, उत्पादन को बढ़ावा दिया, उद्योगों को बढ़ावा दिया, और व्यापार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, जिसने नगरीकरण और नए वर्ग बने। तो पहले आपके सामने सिर्फ दो ही वर्ग हुआ करते थे, जमींदार वर्ग और आपके सामने दूसरा कौन सा, मजदूर वर्ग। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपके सामने एक मजदूर वर्ग के पास भी नए मार्ग आए पैसे कमाने के, और नगर है, पहले गांव की ज्यादा वैल्यू होती थी, फिर धीरे धीरे शहर बसने लगे, और अब समाज के दो वर्ग बने, अमीर और गरीब। राजनीतिक, ये तो सामाजिक अंतर था। राजनीतिक रूप से देखें, लोकतंत्र और संविधान और जनता की सत्ता के सिद्धांत विकसित हुए। इसी काल में सबसे पहले लोकतंत्र की विचारधारा निकलकर आती है। पहले क्या देखने को मिलती थी समाज में, राजशाही, जहां पर एक राजा होता था, वो सारा जो आपके सामने तंत्र होता था उस पर राज करने का कार्य करता था। लेकिन अब जो 18वीं शताब्दी का जो प्रबोधन काल आता है, इसमें क्या होता है, आपके सामने सबसे पहले जो लोकतंत्र, संविधान और जनता की जो सत्ता है उसके सिद्धांत विकसित होते हैं। इन सब ने समाज में परिवर्तनशील बनाया और समाज शास्त्र के लिए एक नया चिंतन क्षेत्र तैयार किया। और इसमें क्या हुआ, इसने समाज को एक क्या किया, समाज के लिए एक नया चिंतन क्षेत्र तैयार किया। इसके लिए समाज में नई नई विचारधारा लेकर आए कि कैसे समाज में सभी लोगों के अधिकार होने चाहिए। लोग हैं, जनता है, वो राजा के लिए, राजा को तय करे, ना कि राजा है जनता को कैसे रहना चाहिए ये तय करे। समाज अब धार्मिक नियंत्रणों से मुक्त होकर वैज्ञानिक अध्ययन का विषय बन गया। अब क्या हुआ, समाज है वो धर्म के नियंत्रण में पूर्ण रूप से नहीं रह गया, अब वो वैज्ञानिक अध्ययन है उसका भी, वैज्ञानिक अध्ययन में भी
उसका आप देखने को मिला। अगले वाला पॉइंट है समाजशास्त्र के उद्भव में औद्योगिक व फ्रांसीसी क्रांतियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो समाजशास्त्र है उसका जो उद्भव हुआ उसमें औद्योगिक और जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके बारे में विस्तार से बताइए। 18वीं व 19वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक व फ्रांसीसी क्रांतियों ने समाजशास्त्र के जन्म की प्रमुख पृष्ठभूमि लिखी। तो आपके सामने जो 18वीं 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति देखने को मिलती है, इससे क्या हुआ, समाजशास्त्र है उसका जो जन्म है वो होता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गया समाजशास्त्र की जन्म कि समाज किस प्रकार से होते हैं, उसके अध्ययन करने की जो शुरुआत है वो कहां से, एक तो औद्योगिक क्रांति से और फ्रांस की क्रांति से देखने को मिलती है। मुख्य रूप से इन दोनों का प्रभाव इस पर बहुत गहरा पड़ता है। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के साधन, वर्ग, संरचना और जीवन शैली को बदल दिया। पहले आपके सामने दो ही समाज मुख्यतः देखने को मिलते थे, जमींदार वर्ग, मजदूर वर्ग, और उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत भेदभाव देखने को मिलते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति आई जिसने क्या किया, लोगों के पास पैसे कमाने के और नए नए तरीके खोजे, जिससे समाज में क्या हुआ, उत्पादन करने के साधन, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट, समझ, जो अलग अलग चीजें उत्पादित की जा सकती थी। पहले आपके सामने सिर्फ सूती वस्त्र ही बन सकते थे, लेकिन उसके बाद में जो कृत्रिम रेशम, जो आपके सामने रेशों का उत्पादन शुरू हुआ, उसके भी कपड़े नायलॉन के आपके सामने और दूसरे बनने शुरू हुए, उद्योग उत्पन्न हुए, जो लोहे से संबंधित मशीनें बननी शुरू हो गई। तो अलग अलग प्रकार के जो उत्पादन है उसके साधन उत्पन्न शुरू हुए। वर्ग और संरचना और जीवन शैली को बदल दिया, और इसने क्या किया, समाज के वर्गों को ही बदल दिया। अब मजदूर वर्ग है वो भी कुलीन वर्ग बनना शुरू हो गया, उसके पास भी धीरे धीरे पैसे आने शुरू हो गए। समाज की संरचना बदली, पहले समाज ग्रामीणों में, गांव में ज्यादा देखने को मिलता था, अब वो शहरी में ज्यादा देखने को मिलता है। साथ के साथ लोगों की जो जीवन शैली है उसको भी इसने पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया। इसमें प्रमुख बात करें आपके सामने मजदूर वर्ग, नगरीकरण, श्रम विभाजन और सामाजिक असमानताओं की नई समस्या उत्पन्न हुई। और इसमें क्या हुआ, एक मजदूर वर्ग उत्पन्न हुआ, नगरों का विकास होना शुरू हुआ। क्या देखने को मिला, समाज में मजदूर वर्ग दिखाई दिया, नगरीकरण दिखाई दिया जहाँ पे अलग अलग प्रकार के नगर दिखाई दिए, श्रम का विभाजन, अलग अलग प्रकार के जो मजदूरीकरण है वो दिखाई देने लगा, और सामाजिक असमानताएं देखने को मिली। पहले जो समाज में जाति के आधार पे, रंग भेद के आधार पे मुख्यतः भेदभाव देखने को मिलता था, अब वही चीज अमीर व गरीबी में बदल गई। दूसरी ओर फ्रांसीसी क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता व भ्रातृत्व के आदर्शों को जन्म दिया। मतलब फ्रांस की क्रांति के तीन ही सिद्धांत थे कि सभी लोगों को समानता मिले, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे आपके सामने किसी रंग का भेद का है, चाहे कुलीन है चाहे मजदूर है, कोई भी हो आपके सामने, सभी लोगों के पास समान अधिकार होने चाहिए, समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। समझ में आ गया, ऐसा नहीं कि पैसे वाले ने अगर अन्याय कर दिया, कोई गलती कर दी तो उसको छूट मिल गई और गरीब को सजा मिल गई उसी चीज पे। तो सभी लोगों के समानता का अधिकार होना चाहिए, चाहे रहन सहन का, खाने पीने का, कानून का, हर चीज की समानता होनी चाहिए। अगले वाला पॉइंट है स्वतंत्रता। हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की, रहन सहन की, समाज में बराबरी का हिस्सेदारी होनी चाहिए, समाज में वो स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जी सके, इस चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और समाज में भ्रातृत्व मतलब भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहने के जो आदर्श हैं उनको प्रस्तुत किया, पूरी दुनिया के सामने इन विचारों का उत्पन्न किया। इन दोनों क्रांतियों ने समाज अस्थिर हुआ और पुराने जो सामाजिक ढांचे टूट गए। तो ये तो दोनों क्रांतियां मुख्यतः देखने को मिली। इसने क्या हुआ, जो पुराने जो समाज के ढांचे देखने को मिलते थे इसको तोड़ दिया, राजशाही लोकतंत्र में बदल गई। कुलीन वर्ग है, अब उसको क्या है, उस जो सिर्फ जमींदार लोगों के पास पैसा हुआ करता था, अब वो आपके सामने औद्योगिक क्रांति ने जो आपके सामने मजदूर वर्ग है उसको भी धीरे धीरे अमीर बनाना शुरू किया। और जो कुलीन वर्ग है उसकी हिस्सेदारी धीरे धीरे जो राजनीति में घटनी शुरू हो गई फ्रांसीसी क्रांति से। इन परिवर्तनों को समझने के लिए समाज में स्थिरता लाने के लिए नए वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। और जो पुराना अध्ययन की पद्धति थी जहाँ पे राजशाही को समझा जाता था, समाजशास्त्र में धर्म के आधार पे चीजों को समझा जाता था, अब चीजों को वैज्ञानिक ढंग से समझने की आवश्यकता हुई, जिससे क्या हुआ, एक समाजशास्त्र का जन्म हुआ। मतलब अब लोगों को महसूस हुआ
वैज्ञानिक लोगों को, सामाजिक अध्ययन के वैज्ञानिक उनको महसूस हुआ कि अब हमें समाज बदल रहा है, तो हमें बदलते हुए समाज को अध्ययन करने के लिए एक नए विषय को उत्पन्न करना चाहिए। और उस समय जो विषय उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या था? समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की क्रांतियों ने समाजशास्त्र को वास्तविकता और परिवर्तन के जो विश्लेषण की प्रेरणा प्रदान की। और ये जो क्रांतियां देखने को मिली, इसमें समाज में वास्तविकता और जो परिवर्तन की जो विश्लेषण है उसको वास्तविकता देने का कार्य किया। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। जहां पर अपन ने समझा समाजशास्त्र का उद्भव और औद्योगिक क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति की क्या भूमिका रही, इसके बारे में अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। यूनिट नंबर 2 की बात करें